आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर्स। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने पिछले चैप्टर थर्ड चैप्टर में जो कि हमने अपने फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था। होप सबके आपको वो पसंद आया होगा लेक्चर। ठीक है, तो काफ़ी लंबा वीडियो था, इसलिए दो पार्ट्स में डिवाइड था। ओके, तो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो बेसिक्स हैं वो कवर होते जा रहे हैं। लोग बेसिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके बेसिक कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मुझे पता है हिस्ट्री की अगर बात करें पर्टिकुलर तो बच्चे इसको थोड़ा बोर समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दो चीज़ें हैं लोग गाइस। इसमें फर्स्ट थिंग इज कंसेप्ट, सेकंड थिंग इज स्टोरी। अगर आपने सिर्फ इन दोनों में से एक चीज़ को भी अगर पकड़ लिया, ठीक है, तो आपका हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, और आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि या तो आपने कंसेप्ट पकड़ना, अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो वैसे आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। अगर आपको स्टोरी समझ आएगी तो आप अपने से भी कंसेप्ट बना सकते हो। सो हिस्ट्री का सबसे फायदेमंद, सबसे मुझे लगता है एडवांटेजेस पॉइंट यही है। ओके, तो हिस्ट्री के हमने पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने सोर्सेज पढ़ लिए, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ लिए और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पढ़ लिए। आई होप कि आप सबने देख लिए होंगे तीनों चैप्टर। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और आज हम अपना इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर की ओर, दैट इज़ हंटर गैदरर्स, आर्कियोलॉजिकल परस्पेक्टिव, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ना। अब इस चैप्टर के इतना लंबा नाम है, इसी से आप समझ गए होंगे कि मतलब हम किसके बारे में पढ़ने हैं। दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, के किस तरह से एग्रीकल्चर का ओरिजिन हुआ। अब यहाँ पर बात आएगी ट्राइबल पीपल्स की, एंशियंट स्टोन एज के टाइम के पीपल्स की, ठीक है, जो कि लोग सिर्फ शिकार पे डिपेंड थे, ठीक है, पहले के टाइम पे। बट किस तरह से वो शिकार से एग्रीकल्चर पे आए, ठीक है, एग्रीकल्चर का ओरिजिन किस तरह से हुआ, किस तरह से वो रहते थे, और किस तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो कि जो पहले के टाइम के जो एनिमल्स थे, बेसिकली जो कोई भी जानवर उनको मिल जाते जंगल में, अगर डियर वगैरह, तो वो उसको खा लेते थे, शिकार कर लेते थे। बट किस तरह से उन्होंने एक हंटिंग से लेकर एक एनिमल की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। सो इसमें चैप्टर में वो पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूंगा गाइस, इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ये चैप्टर, ठीक है। बट इसका एक मैं स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा चैप्टर आने का क्वेश्चन। हाँ, यस गाइस, ट्रस्ट मी, इसमें ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको मेरी बात मानो तो दैट इज़ न्यूलिथिक कल्चर। 100 में से इसके 50% 70% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने। 5 नंबर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये 250 वर्ड्स पे, ठीक है। तो आई होप कि आप इस वाले टॉपिक को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से रखेंगे। ओके, और कभी कभी म्यूसोलिथिक एज भी आ ही जाता है, तो लेकिन न्यूलिथिक कल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अब इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं पढ़ने के एग्जाम। नॉलेज देखो, नॉलेज का कोई वो नहीं होता कि आपको ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना। देखो 3 इडियट्स मूवी में भी जैसे रणछोड़ दास चांचल ने बताया था कि नॉलेज बस जहाँ मिले समेट लो। ओके, तो हमने सिर्फ नॉलेज लेने की कोशिश करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करें और आपके नंबर अच्छे आएँ। ओके, चैप्टर तो काफ़ी लंबा लग रहा है, अगर आधे घंटे से ज़्यादा हो गया तो फिर 2 पार्ट्स में करेंगे। ओके, सो पहले ट्राई करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का पैलियो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पैलियो का मतलब होता है, पैलियो शब्द का मतलब होता है दैट इज स्टोन, और लिथिक का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो इसलिए ये पैलियोलिथिक को इक्वल्स टू स्टोन एज में माना गया हुआ है। मतलब पाषाण युग बोल सकते थे, पत्थरी युग, जिस टाइम लोग जो है वो पत्थर यूज़ करते थे उस टाइम के लोग, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन पैलियोलिथिक। उसके बाद मेसोलिथिक, दैट इज़ द मिडल एज, मिडल स्टोन एज। फिर न्यूलिथिक, किस तरह से कल्चर में चेंज आया, किस तरह से लोग आए। अब देखो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक ये तीनों एक ही है, दैट इज द स्टोन एज। उसके बाद चैल्कोलिथिक एज आती है, उसके बाद आयरन एज आती है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक कल्चर। 1 मिनट, हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक कल्चर। फिर अर्लीस्ट फार्मर्स, नाइल वैली एंड द अर्ली फार्म ऑफ वेस्टर्न एशिया। सो कि किस तरह से फार्मिंग स्टार्ट हुई थी। ओके, तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अर्ली फार्मर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें से कुछ हम टॉपिक छोड़ देंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट, जो हमारे से रिलेटेड नहीं हुआ। ओके, सो इंट्रोडक्शन में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो पढ़े थे हमारे, जो अगर हमारा आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से आप उसके स्टार्टिंग में लिख सकते हो। दैट इंट्रोडक्शन, इट सीम्स अनबिलीवेबल टू अस लिविंग इन द 21st सेंचुरी, बट इट इज़ ट्रू दैट ह्यूमन सोसाइटी ड्यूरिंग more than 99% ऑफ दियर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ हैव लिव्ड एज हंटर एंड गैदरर। सो यहाँ पर ये वाला मानना बिल्कुल बड़ी मुश्किल बात है आज के टाइम पे। हम 21st सेंचुरी में जब रहते हैं उसके बाद में माना दैट इज़ आज तक जितनी भी ह्यूमन सोसाइटी जब से हमारा टाइम पीरियड चल रहा है तब से ज़्यादा अगर सबको मिला जाए तो 99% जो है वो ह्यूमंस जो है हंटर गैदरर्स का टाइम पीरियड रहा है। ओके, मतलब क्या है इसका कि मतलब वो स्टोन एज इतना लंबा था ना कि मतलब
कि अगर आज तक का 21st सेंचुरी तक का डेटा लिया है ना सारा, तो फिर भी जो है 99% तक का अगर हम माना जाए तो हंटर गैदरर्स थे वो। मतलब अभी थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स लाइन बताई गई है, मतलब सिंपल लाइन में इतना है कि जो स्टोन एज के टाइम पीरियड के जो लोग थे उनकी और जो आज का टाइम पीरियड है वहाँ से लेकर, ठीक है अच्छा एक मिनट को देखो, स्टोन एज के टाइम पीरियड से लेकर आज 21st सेंचुरी टाइम के टाइम पीरियड तक की बात करें जाए ना, तो ह्यूमन सोसाइटी ना मोर देन स्टोन एज से लेकर 21st सेंचुरी तक मोर देन 99% ना वो हंटर गैदरर्स रहे हैं। आज के टाइम हम लोगों को लोग सोचते हैं कि हम बड़े शहरी लोग हो गए हैं, अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, स्टाइल वगैरह फैशन वगैरह। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर रियलिटी देखा जाए तो हंटर गैदरर्स 99% आज तक उनका एग्जिस्टेंस है, उतना समय रहे हैं। हम तो उनके सामने अभी कुछ ही नहीं है, हमारी एज ही नहीं उतनी हुई है। मतलब अर्बन लाइफ की इतनी अभी एज नहीं हुई है जितना स्टोन एज थी, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड रहा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा। दिस मीन्स दैट बिफोर ह्यूमंस बीइंग स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फूड अबाउट 10,000 ईयर ago, they lived off the resources of nature. They did not gathering various edible items like roots, fruits, honey and so on which nature had to offer, and killing animals, bird and fish available in the surrounding in which they lived. So यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से वो मतलब रहते थे, सर्वाइवल था, मतलब फॉरेस्ट नेचर पे डिपेंड थे। Their total dependence on nature or their environment during major part of human extended may implications. It means that that the way they acquire their food influence the character of relationship of nature, and they also have the views nature. Secondly, the hunter gatherers existed in group that were also related to the mode of acquiring food. What may be noted in that formation of group among them was much more flexible than the in other. अच्छा, so यहाँ पर नॉर्मल इतना बताया गया कि किस तरह से वो रह रहे थे, किस तरह से उनका जो रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ नेचर, ठीक है, किस तरह से वो नेचर से ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करते थे और अपना सोर्स ऑफ लिविंग अर्न करते थे। ओके ठीक है, तो ये काफ़ी हमने अच्छी लाइन पढ़ी और आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। ओके, तो अब पढ़ते हैं पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक कल्चर डेवलप्ड इन द Paleozoic period about 12 million years ago. Okay, it is the geological period referring to the last of great ice age. It was the period when ice covered the earth's surface. In India there was having considerable discussion among the archaeological recording term. अच्छा, तो यहाँ पर Paleolithic age की बताई गई है कि 12 million years ago guys, 12 million year ago. Okay, तो कितना सोच सकते हो स्टोन एज पहले कितना टाइम पीरियड था। ये माना जाता है कि आइस एज, ग्रेट आइस एज माना जाता है, जब पूरी अर्थ जो है पूरी की पूरी धरती है वो बर्फ़ से ही ढकी हुई थी। ओके ना, यहाँ पर हर एक स्कॉलर के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मैंने जैसा आपको पहले भी बड़ी बार बताया हुआ है। वन ग्रुप ऑफ स्कॉलर वांटेड टू इंट्रोड्यूस द टर्म अपर पैलियोलिथिक फॉर डिनोटिंग द फेज कैरेक्टराइज्ड बाय द टूल्स लाइक ब्लेड एंड बर्न। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स ने अपर पैलियोलिथिक एज का टर्म यूज़ किया, जिसमें कि वो बताते थे कि दैट इज़ जो टूल्स थे, टूल्स जो उनके हथियार थे जिससे वो शिकार वगैरह करते थे, वो ब्लेड्स के बनते थे, पत्थर के थे, बर्न्स के होते थे। ओके, The other group considered the term Upper Paleolithic specific to European Paleolithic culture. Now, the term Upper Paleolithic has been widely accepted in the Indian context. सो गाइज़, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा यहाँ पे इतना दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बट आप जूम करके देख लेना। ये साइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशेंट से, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पेपरों में भी। ओके, सो ये पैलियोलिथिक साइट्स में एंड मिसोलिथिक साइट्स हैं, ये होते हैं जैसे मिसोलिथिक साइट्स, और ये हैं अपर पैलियोलिथिक साइट्स। ये देखो, हमने परसों पढ़ा था, दैट इज़ भीमबेटका पढ़ा था ना। अभी हमें पढ़ने वाले हैं बेलन वैली। सो ये आपको सारी साइट्स पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट साइट करना, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है गाइस आज के टाइम के मैप के कंपैरिजन में। अच्छा, अब हम बात करेंगे पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में कि कौन कौन से पैलियोलिथिक टूल्स होते थे। Paleolithic culture has been divided into 3 phases on basis of nature of stone tools made by the human beings as well as the due to changing climate है। अच्छा, सो पैलियोलिथिक टूल्स की अगर हम बात करें तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन से बेसिस पे? सबसे पहले कि कौन से टाइप के वहाँ पर टूल्स यूज होते थे, दैट इज स्टोन टूल्स यूज होते थे पैलियोलिथिक साइड में। सेकेंड होता था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किस तरह से होता था? देखो, अगर बात करो सर्दियों, गर्मियाँ, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, सो ऐसे सीजन है, तो सीजन टू सीजन वेरी करता है। ठीक है, ये कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसे।
टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक फेज इंक्लूड मेनली हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर्स एंड चॉपिंग टूल्स। सो ये सारे जो हैं पत्थर के बनते थे, ठीक है, कुछ इस शेप में पत्थर के शेप्स वगैरह होते थे। ओके, बुक्स अगर आप बुक देखोगे तो वहाँ पर बड़े अच्छे से बताए हुए हैं। ओके, सो आप मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें जो तो यहाँ पर बर्न्स एंड स्क्रैपर्स मिलते थे। लेट अस डिस्कस इन डिटेल सम टूल्स एंड व्हाट दे। अच्छा, सो कुछ टूल्स यूज़ कर देखते हैं हम कि टूल्स कौन से थे और उनका यूज़ क्या था। अगर बात करें हम हैंड एक्स की, ठीक है, तो हैंड एक्स जैसे नाम से पता चलता है इट इज़ बट एंड इन द ब्रॉडर एंड द वर्किंग ऑफ इट एंड इज़ नैरोवर, इट माइट हैव बीन यूज फॉर कटिंग एंड डिगिंग पर्पसेस। सो ये काटने के यूज़ में होता था। ओके, सो कुछ मतलब आप सोचे तो इस टाइप का, कुछ इस टाइप का आप मान सकते हो गाइज, ठीक है, काटने के लिए यूज़ होता था ना। सो इन टूल्स के नाम याद रखने हैं आपको, इनकी आगे डेफिनेशन नहीं पूछता आपको पेपर में, कभी भी मल्टीपल चॉइस में आते हैं कि कौन कौन से टूल होते थे। दैट इज हैंड एक्स एंड क्लेवर। This is biface edge and is more or less transversal. It was used for clearing and splitting objects such as trunk of trees. तो यहाँ पे पेड़ वगैरह काटने के लिए ये यूज़ होता होगा। ठीक है, चॉपर a massive core tool in which the working edge of is prepared by unfacial flaking and used for chopping purpose. तो ये सारे flake of a desired crude shape tool produced by applying force on the stone. This flake carries positive bulbs of percussion on the surface and the core has been corresponding negative bulb perception. The point at which the hammer stone strikes is called the point of perception and the flakes. So ये कुछ टाइप का, थोड़ा टाइप का लग रहा है मुझे, पत्थर तोड़ने के लिए बात कर रहा है। सो इस टाइप का है ना। तो फ्लेकिंग टेक्निक कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। फ्री फ्लेकिंग, स्टेप फ्लेकिंग, ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक एंड बाइपोलर टेक्निक। तो यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर टूल्स बताए हुए हैं। ए टूल क्लेवर्स हैं, एक मिनट, ए टूल्स जो क्लेवर हैं, बी वाले चॉपर्स हैं, सी वाले चॉपर चॉपिंग टूल्स हैं, डी साइड स्कॉर्पियन एंड ई बर्न एंड एफ फ्लेक्स। तो यहाँ पर इनको लोकेट करते हैं। अगर बात करें ए की तो ये हैं ए, ये देख लो। ओके, अगर बात करें बी की तो बी यहाँ पर है, ठीक है। सी कौन सा चॉपर चॉपिंग टूल्स है ना, तो देखो ये है। डी साइड स्क्रैपर है, देखो इनकी शेप दी हुई है ना। उसके बाद ई बर्न्स ये हैं और फ्लेक्स ये देखो ना। हम पढ़ लेते हैं तो कुछ पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में, ठीक है। पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं। सो पहले सबसे पैलियोलिथिक साइट अगर हम बात करें ना नॉर्थ से, तो सबसे पहले थी कश्मीर वैली। ओके, कश्मीर वैली जो कि है सराउंडेड बाय पीर पंजाल हिल्स, ठीक है, पीर पंजाल हिल्स on the south west and the Himalayas on the north east, ठीक है। हैंड एक्स वॉज डिस्कवर्ड नियर पहलगाम इन कश्मीर। सो अगर हैंड एक्स जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेट किया गया, वो कहाँ पर हमको मिला, दैट इज़ पहलगाम। कहाँ पर पहलगाम पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। ओके, कौन सी नदी के किनारे, लेदर। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैलियोलिथिक साइट्स कश्मीर में ऐसे है जो कौन सी ऐसी पैलियोलिथिक साइट जो कश्मीर में है जहाँ पर हैंड एक्स मिला है। सो आप बता सकते हो, ये क्वेश्चन आता है। दैट इज़ पहलगाम, जहाँ वहाँ पर मिला है हैंड एक्स मिला है लेदर नदी के किनारे कश्मीर वैली में। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सो आपको ये चारों के चारों फैक्ट्स याद होने चाहिए। However, Paleolithic tools are not found in the large number in Kashmir because Kashmir was intensely cold during the glacial. The Potowar region, present-day Punjab and Pakistan, lies between Pir Panjal and the Salt Range. This area was experiencing tectonic movement, and the river Indus and Sohan originated in this process. The Sohan Valley, Yell hand axe and the chopper chopping important sites were. अच्छा, तो यहाँ पर जो साइट बताई गई है काफ़ी, जो इंडिया पाकिस्तान का आपको पता है कश्मीर में जो इशू चलता रहता है, सो वहाँ पर पाई गई है, ठीक है। सोहन वैली में अगर हैंड एक्स के और चॉपर चॉपिंग के जो टूल्स पाए गए हैं, दैट इज़ दाल बवाल एंड चौनतारा। The bank of river Bias, Benge and the Sirsa have also yielded Paleolithic tools. So यहाँ पर देखो इससे ये पता रहता है कि नदी के किनारे लोग रहते थे, ठीक है। नदी के किनारे आपको पता है काफ़ी हेल्पफुल होता था उनके लिए, उनके खेती बाड़ी करने के लिए पानी मिल जाता था, ठीक है। सो पहली साइट हमने पढ़ ली। पहली साइट कौन सी, कश्मीर वैली। अब सेकंड कौन सी है, लूनी रिवर कॉम्प्लेक्स नियर। अब लूनी रिवर कहाँ पे बहती है आपको पता होना, दैट इज राजस्थान में। ओके, हैज़ मैनी पैलियोलिथिक साइट। द रिवर हैज़ इट्स सोर्स इन अरावली, चित्तौड़गढ़, कोटा एंड नेगराई
have yielded Paleolithic tools. The Wagyu and Kadamali rivers in Mewar are rich in middle Paleolithic. A variety of scarpers, borer and point have been discovered in this area. उसी के बाद अगर बात करें लूनी रिवर के बाद, तो देखो पहले कौन आ गई, कश्मीर, सेकंड आ गया अब राजस्थान, दैट इज़ लूनी रिवर के किनारे। अब थर्ड कौन सा आया, रिवर साबरमती, माही एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, जो कि गुजरात में आ गया। have yielded many Paleolithic artifacts. Sabarmati rise in Aravalli and the flow into the Gulf of Cambay. Middle Paleolithic artifacts have been reported from Bhandarpur near Osarang Valley. River Bhadar in the Saurashtra is rich in Paleolithic assemblage and hand axes, clever chopping tools, point, borer and the scalpers have been reported from its bank. Kutch area has been produced many Paleolithic tools like clever, hand axe. So यहाँ पर एरिया बता रहे हैं और वहाँ पर बता रहे हैं कौन कौन से टूल्स मिले हैं। अच्छा, नर्मदा की बात करी जाए अगर, तो नर्मदा रिवर राइज इन द Mekal range and flows into the Gulf of Cambay. It traces are rich in Paleolithic sites. Many hand axe and clavers have been reported. भीमबेटका नियर भोपाल अभी हमने लोकेट की थी ऊपर भीमबेटका, ठीक है, भोपाल में पड़ती है मध्य प्रदेश में। Located in the Vindhyan range and its sites and is a site in which tool represent Chunian tradition were replaced at a large stage by the Middle Paleolithic culture. तो काफ़ी देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर सब कुछ साइट्स बताइए और वहाँ पे मिलेंगे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, अभी हम बच्चे इनको नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन बाद में फिर। सो यहाँ पर देख सकते हैं भीमबेटका की गुफाएं हैं, ओके, किस तरह से यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह, किस तरह से यहाँ पर रॉक आर्ट शेल्टर, यहाँ पर देख सकते गुफा जैसे यहाँ पर लोग रहते होंगे, ऐसे अजम्पशन लगाया जाता है, ओके। सो ये देखो ये जू रॉक केव है, कौन सी केव है, जू रॉक केव। इस पर काफ़ी एनिमल्स की ड्राइंग बनाई है, अभी यहाँ पर इतने अच्छे दिखता नहीं है बट रियलिटी ये देखो यहाँ पर काफ़ी एनिमल्स की ड्राइंग दिख रही है जैसे। तो पैलेओलिथिक टाइम पीरियड के टाइम पे एनिमल कौन कौन से थे और कौन से पॉपुलेशन पर सस्टेन करते थे, दैट इज ऑक्स, बाइसन। इन एनिमल्स के नामों से याद है नीलगाय, चिंकारा, गेजल, ब्लैक बक, हैंड पोल, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड द टॉर्टोइज एंड द फिशेस। तो पैलेओलिथिक एज की जो पेंटिंग्स थी वो भी क्वेश्चन आता है कि कौन से कलर, दैट इज ग्रीन एंड डार्क रेड कलर थे, और वो कौन कौन से जानवर की होती थी प्रीडोमिनेंट मैक्सिमली, दैट इज बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, राइनोज एंड द बॉस। इनकी पेंटिंग्स होती थी भीमबेटका की गुफाओं में। सो यहाँ पर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, अब आपको ये खुद ही करने हैं। ओके, तब पढ़ते हैं मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं। मेसोलिथिक एज बिगन अराउंड 8000 BCE. There was a rise in temperature and climate became warm and dry. देख लो, सो इस टाइम पीरियड से हालांकि अभी तक स्टोन एज से मेसोलिथिक एज में पहुंचे तो यहीं पर क्लाइमेट हो गया होना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आज के टाइम पे तो आप सोच सकते हो फिर कितना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, तो इसलिए क्लाइमेट इफेक्ट पड़ता है, ओके। The climate change affected human life and brought about changes in the flora and fauna. The technology of producing tools also underwent changes, and small tools were used. Man was predominantly in hunting gathering stage, but there is shift in the pattern of hunting from big game of small game hunting in the finishing and अच्छा, तो नॉर्मली तरह बताया गया कि यहाँ से हंटर से थोड़ा भी मतलब अपडेट होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जो कि यहाँ पर पहले बड़े बड़े टूल्स यूज़ करते थे जो भी वैसे पत्थरों के हैं, इनको क्या पता था इतना जो, लेकिन उनको अभी उन्होंने छोटे छोटे टूल्स में बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे कि जो पहले जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह यूज़ करते थे, पत्थर नहीं यूज़ करते थे, पत्थर के टूल्स यूज़ करते थे शिकार वगैरह करने के लिए, काम करने के लिए, अब उन्होंने छोटे यूज़ करना स्टार्ट क्यों कर दिया? क्योंकि ये इनको शार्प करते थे। आपको पता है एक छोटा चाकू होता है लेकिन वो शार्प होता था, कितना ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है, तो उससे कुछ भी काट सकते हैं। उससे कंपेरिजन में अगर हम जो बड़ा वाला लोहे के रॉड ले हैं तो वो उससे होने वाला, दैट इज़ उन्होंने छोटे टूल्स यूज़ करना स्टार्ट किया, बट दे आर वेरी शार्प्स, ओके। सो यहाँ पर देखो चेंज आ रही है यहाँ पर, ओके गाइस, चेंज देख रहे हो, चेंज। और उसी के साथ जो इन्होंने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी क्या मतलब वहाँ पर टेक्नोलॉजी ही हुई। अब एक तो बड़े स्टोन से छोटे स्टोन के तो माइक्रोलिथ एंड स्मॉल टूल्स छोटे छोटे, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, छोटे से स्मॉल साइज में, देयर लेंथ रेंजेस फ्रॉम 1 to 8 सेंटीमीटर। सो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन फंसता है कि मेसोलिथिक टूल्स की जो लेंथ कितनी होती थी, फ्रॉम 1 to 8 सेंटीमीटर। Some microliths have been in geometric forms
ब्लेड, कोर, पॉइंट, ट्राइंगल, ल्यूनेट एंड ट्रेपेज और मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। सो मेसोलिथिक पीरियड की साइट भी देख लो एक बार, काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं। देखो आप, अगर जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इतने अच्छे से समझ नहीं आई है, लेकिन अब मुझे बुक अगर आपके पास होगी तो बुक में काफ़ी अच्छे से दी है। लिथिक एज के बारे में जब बात करें तो वहाँ के टूल कौन कौन से यूज़ होते थे? ब्लेड, ठीक है, कोर, पॉइंट, इनको अगर आप वैसे इतना पढ़ना आता तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल यूज़ होता था। ओके, और कौन सा, ट्राइंगल, यूनिट, ट्रेपेज, ये देख लो चेंज आया नहीं आया पहले से। देखो पहले के उनके बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे थे, शेप के, लेकिन आप देखो शेप आ रही है, रिटचेबल ब्लेड, देखो पॉइंट, देखो कितना तीखा है, कैसे कोना बना हुआ है। ओके, ये देखो ट्राइंगल, ये है ल्यूनेट, देखो ये ट्रेपेज। सो ये तो हमने पढ़ लिया टूल्स, अब पढ़ लेते हैं साइट कौन कौन सी है। देखो, पंच भद्रा बेसिन एंड द सूरत राजस्थान वेज रिच इन माइक्रोलिथ। सो देखो, सबसे पहले आएगी राजस्थान की साइड। ओके, सेकंड आती है रिवर तापी, नर्मदा एंड माही एंड साबरमती, गुजरात के, जहाँ ऑलरेडी मैनी माइक्रोलिथिक साइट्स लाइक अखाज, वसाला, हीरपुर, लोहाना, Langhaj are situated east of Sabarmati. Langhaj has been extensively studied and has been revealed three cultural phases. Phase first has produced microliths, burials and animal bones. The microliths are mostly कौन कौन से देखो तो होते थे? ब्लेड्स, ट्राइंगल्स, क्रिजेंट, स्कल्प्स एंड द बेरन्स। सो यहाँ पर हमने दो साइट्स पढ़ ली हैं। ओके, राजस्थान एंड द रिवर, ये गुजरात का इलाका जो यहाँ पर तापी नर्मदा वाला। ओके, थर्ड कौन सा था? विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंज रिच इन द वो भी मिसोलिथिक साइट्स में रिच है। ओके, प्रयागराज, प्रतापगढ़ एरिया यूपी का। ओके, सराय नराय इज एन एक्सट्रीमली स्टडी साइट, मुरानार पहाड़ एंड लेखाइया बोथ इन उत्तर प्रदेश। तो आपको स्टेट मेनली पता होनी चाहिए, बाकी इतने जो ये है आपके अपनी मर्जी याद करो नहीं करो, बट भीमबेट का इंपॉर्टेंट है। और कौन सी साइट है? कोंकण एंड इनलैंड प्लेट्यू। ओके, तो एक बार इसका सबसिस्टेंस पैटर्न भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। द अर्ली मेसोलिथिक साइट्स हैव यील्डिंग फौना रिमेन्स। कौन कौन सी चीज़ होती थी? कैटल, शीप, गोट, बुफेलो, पिग, डॉग, बोर, बाइसन। मेसोलिथिक एज के कंपैरिजन में